स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड एग्जैक्टली एक टेक्निक है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का। और जो इन इक्वेशंस चैप्टर जो तुम लोग 11th में पढ़े होगे उसमें भी कुछ क्वेश्चंस वेवी कर्व मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन वेवी कर्व मेथड जनरली यूज होता है, ये बता दे, एक टॉपिक में यूज नहीं होता, लेकिन जनरली जो यूज होता है इन इक्वेशन को सॉल्व करने में, और इन इक्वेशंस अलग अलग चैप्टर्स में मिलते हैं। अगर बात करें 11th में तो तुमको इन इक्वेशन से एक अलग चैप्टर ही मिला होगा, लेकिन कैलकुलस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। उसके अलावा जब तुम सम स्पेशल इक्वेशंस पढ़ते हो उसमें भी इसका यूज है। तो वेवी कर्व मेथड एक टेक्निक है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो किन इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का उसके बारे में समझते हैं। नाउ it is a technique to solve some special type of inequations. Now inequations किस फॉर्मेट में होते हैं? If inequations is in the form of f of x divided by g of x greater than or equal to 0, less than or equal to 0, greater than 0, less than 0, ये कुछ भी हो सकता है। अगर इस फॉर्मेट में इट मींस सम न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर में कोई x का फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में कोई x का फंक्शन हो। जनरली ये पॉलिनोमियल होता है तभी यूज करते हैं, ये बता दें। ऐसा नहीं है कि बाकी में एकदम यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो जनरल यूज होता है न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल रहेगा, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल रहेगा, तो अब ये यूज करते हैं। मेन इसका नाम वेवी कर्व मेथड क्या है, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वेवी कर्व मेथड क्या टेक्निक है इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व करना है एक इक्वेशन, सॉल्व x इंटू 3 - x डिवाइडेड बाय, सपोज हम ले लेते हैं यहां से x - 7 इक्वल, सॉरी ले लेते हैं यहां से ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू r। मतलब इस इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले x का वैल्यू चाहिए और वो x रियल होना चाहिए। तो अब इसमें वेवी कर्व मेथड नाम क्यों है? जब तक तुम इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं देखोगे तब तक क्लियर नहीं होगा कि ये वेवी कर्व मेथड नाम क्यों रखा गया। तो देखते हैं। तो इस तरह के इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तुमको इस पूरे इन इक्वेशंस में आने वाले न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, उन सारे टर्म्स का एग्जैक्टली क्रिटिकल पॉइंट पता करोगे। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ x एट विच दैट टर्म बिकम 0। मतलब ये टर्म किस किस x के वैल्यू के लिए 0 हो सकता है, वो भी मैटर नहीं करता कि डिनोमिनेटर है, केवल तुमको पता करना है ऑल क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का मीनिंग क्या होता है कि यहां पे 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये तीनों टर्म इंडिविजुअली x के किस किस वैल्यू के लिए 0 होता है, वो तीनों जो पॉइंट है वो तीनों x के वैल्यू इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कह जाएंगे। तो ये जो 0 है वो x इज इक्वल टू 0 के लिए रहेगा, ये जो कंप्लीट 0 है वो x इज इक्वल टू 3 के लिए रहेगा, ये कंप्लीट 0 x इज इक्वल टू 7 के लिए रहेगा। तो अगर हम इसके क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो इसके क्रिटिकल पॉइंट 3 मिलेंगे, 0, 3 एंड 7। तो दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट 0, 3, 7। तो सबसे पहले तुमको करना क्या है कि अगर कोई भी इन इक्वेशंस रहे इस फॉर्मेट में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म है उसको इक्वल टू 0 करो और देखो कि x का वैल्यू क्या आता है। तो इसको 0 किए, इसको 0 किए, इसको 0 किए, x के 3 वैल्यू आए, वो सारे वैल्यू इसके क्रिटिकल पॉइंट कहे जाएंगे। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को करना क्या है, नंबर लाइन एक ड्रॉ करना है, जस्ट -∞ टू ∞। अब इस नंबर लाइन पे इन सारे क्रिटिकल पॉइंट को सीक्वेंस में अरेंज, मतलब जहां तक नहीं करना, सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आता है 0, फिर आता है 3, फिर आता है 7। ऐसा नहीं है कि हम 7 इधर लिख देंगे 3 इधर, सीक्वेंस में लिखना है जिस ऑर्डर में वो नंबर लाइन पे होता है। अब उसके बाद यहां पे ये क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन को 4 सेक्शन में डिवाइड करता है। दिस इज फर्स्ट सेक्शन, दिस इज सेकंड सेक्शन, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। नाम रखना है फर्स्ट सेक्शन, दिस इज सेकंड सेक्शन, दिस इज थर्ड सेक्शन एंड दिस इज फोर्थ सेक्शन। अब हर सेक्शन में ये चेक करना है कि ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो कैसे चेक करना है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब 0 के लेफ्ट साइड में, मतलब 0 के लेफ्ट साइड में
मतलब कोई भी निगेटिव टर्म, तो कोई भी निगेटिव टर्म इसके बीच में तुम यहां पे x के बदले पुट करके देखो और पुट करके पता करो कि ये पूरा का पूरा टर्म निगेटिव आता है कि पॉजिटिव। कोई भी नंबर ले सकते हो, तो सिंपल रखते हैं, जीरो के लेफ्ट में नंबर लेने -1, तो अगर -1 रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। अगर यहां पे -1 रखेंगे तो 3 माइनस ऑफ -1 ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये निगेटिव ये पॉजिटिव। फिर उसके बाद यहां पे अगर हम -1 रखें तो -1 -7 ये निगेटिव, मतलब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, समझ रहे होगे, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, मतलब ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव। तो फर्स्ट सेक्शन में ये जो कंप्लीट टर्म है वो पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह 0 और 3 के बीच में, मतलब सेकंड सेक्शन में ये कंप्लीट टर्म क्या रहेगा ये जानना है। तो हम सेकंड सेक्शन में कोई भी एक नंबर ले लेंगे, तो सपोज 1 ले लेते हैं। अगर 1 लेंगे तो 1 लेने के बाद ये 1 पॉजिटिव रहेगा, 3 माइनस ऑफ 1 पॉजिटिव रहेगा, 1 - 7 निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, द होल एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, इट मींस यहां पे ये निगेटिव रहेगा सेकंड सेक्शन में। सेम उसी तरह 3 और 7 के बीच में, तो 3 7 के बीच में कोई नंबर 4 ले लें तो ये पॉजिटिव, 3 - 4 नेगेटिव और 4 - 7 नेगेटिव, तो इट मींस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो कंप्लीट टर्म पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव। 7 से ग्रेटर लेने पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, इट मींस ये नेगेटिव। मतलब करना क्या है, इस तरह के फॉर्मेट में अगर रहे तो जितने भी टर्म हैं उनको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट पता करना है। उन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे ऑर्डर में अरेंज कर देना है और वो क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन को नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड करेगा और हर सेक्शन में इसके, इट मींस जो इन इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड है उसके साइन चेक करना है। अब साइन चेक करने के बाद हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो समझना। सॉल्यूशन लिखने का टेक्निक क्या है, ये देखना है कि ये जो कंप्लीट टर्म है ग्रेटर देन 0 के लिए x का वैल्यू चाहिए था, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव किस किस सेंस में है, -∞ to 0, मतलब यहां से जो x है वो किसका वैल्यू हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 0। अब अगेन इंटरवल की बात, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, तो ये जो 0 है, 0 न्यूमरेटर में, तो पूछा क्या जा रहा है, कंप्लीट टर्म 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर हम x का वैल्यू 0 सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लें तो ये तो पूरा LHS 0 बन जाएगा। लेकिन LHS 0 से बड़ा होने के लिए तो हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने सॉल्यूशन में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि करते तो LHS 0 हो जाता, लेकिन जो कंप्लीट है वो 0 से बड़ा होने के लिए हम यहां पे 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर देखते हैं अगेन पॉजिटिव किस सेंस में है, तो 3 और 7 के बीच में, तो यूनियन कर देंगे और 3, 7 लिखेंगे। अब कौन इंक्लूड करना है कौन नहीं उसके लिए समझते हैं। 3 अगर इंक्लूड कर ले सॉल्यूशन में तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। चाहिए क्या, यहां से ग्रेटर देन 0 के लिए था, ये ग्रेटर देन 0 था पहले से, वो समझना। तो ग्रेटर देन 0 के लिए अगेन हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे सॉल्यूशन में, तो ओपन इंटरवल। अब 7 तो डिनोमिनेटर वाला तो ऐसे भी इंक्लूड नहीं होता, तो अगर इंक्लूड नहीं होगा तो क्या करेंगे यहां पे, ये भी ओपन इंटरवल। तो इस तरह से ये जो हमको मिला ये सॉल्यूशन मिल गया। तो तुम बोलोगे ये जो टॉपिक था वेभी कर्व मेथड ये कहां से आया, तो वेभी कर्व मेथड मतलब पॉजिटिव अगर होता है तो ग्राफ को ऊपर की तरफ ऐसे दिखाते हैं, निगेटिव तो ये नीचे दिखाते हैं, पॉजिटिव तो ऊपर दिखाते हैं, निगेटिव तो नीचे दिखाते हैं। इसका मतलब है इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव को शो करने के लिए नंबर लाइन पे हम इस वेव का यूज करते हैं। तो इस कारण से इस मेथड को एग्जैक्टली वेवी कर्व मेथड नाम रखा गया। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है कि वेवी कर्व मेथड में कुछ स्पेशल है, वेव कुछ ऐसा होता होगा जो फिजिक्स में वेव वगैरह पढ़ते होंगे। यहां पे बस सिंपल है, साइन चेक करना है इस टर्म का कि कौन से सेक्शन में पॉजिटिव होगा, कौन से सेक्शन में निगेटिव होगा। इसमें कुछ नोट डाउन करने के लिए नहीं है, बस तुमको समझना है कि कैसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके वो क्रिटिकल पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं नंबर लाइन पे और अलग अलग सेक्शंस में इन इक्वेशन में प्रेजेंट LHS टर्म का साइन चेक करते हैं अलग अलग सेक्शंस में। तो इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और वो क्वेश्चन से तुमको एग्जैक्ट इसका और बेटर यूज पता चल पाएगा। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉल्व दिस जस्ट लास्ट section of inequations greater than equal to 0 and this is the options। अब एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए अभी ये तुमको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये सॉल्व कैसे करें, लेकिन है ये बहुत इजी। स्टेप समझना 1 by 1 हम इसको कैसे फॉलो करेंगे। तो इस तरह से अगर कोई लार्ज नंबर ऑफ मतलब लार्ज साइज ऑफ इनइक्वेशंस हो तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है,
जहां भी जिस भी टर्म का इवन है उसको हटा देना है, इग्नोर कर देना है। मतलब ये इवन है, हटा देना है, ये पावर में इवन है, ये पावर में इवन है, वो हटा देना है। उसके अलावा जिस भी टर्म के पावर में ऑड है उसके पावर को 1 करके एक नया इक्वेशन बनाना है। तो देखो इसके पावर में मतलब x है, पावर में ऑड है 1 है, तो ये 1 ही रखेंगे। पावर में इवन है, इसको हटा देंगे। x माइनस 3 के पावर में ऑड है, उसके पावर को 1 करके हम लिखेंगे x माइनस 3। मतलब ऑड के पावर को 1 रख देना है और फिर जो इवन है उसको कंप्लीट हटा ही देना है। ये भी ऑड है तो यहां से मिल जाएगा 6 माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर रिड्यूस फॉर्मेट में आ गया। ये बता दें शॉर्टकट टेक्निक बता रहे हैं ऑप्शंस में से चूज करने का या फिर डायरेक्ट आंसर लिखने का, तो वो फॉलो करना। x माइनस 2 टू द पावर इवन है तो इसको भी हटा देंगे। x प्लस 1 टू द पावर ऑड है तो यहाँ पे केवल x प्लस 1 रहेगा, ये पावर में इवन है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। अब जो सिंपल मिल गया इन इक्वेशन, अब यहां से जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये ऐसा नहीं कि केवल इसको सॉल्व करके लिख देंगे, ऑब्जर्व करना। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख दो। अब यहां से नंबर लाइन ड्रॉ करो और इसका क्रिटिकल पॉइंट तुमको मिल जाएगा। यहां से मिल जाएगा 0, यहां से क्या मिल जाएगा दिख रहा होगा, यहां से मिल जाएगा 3, यहां से 6 और यहां से -1। अब इन चारों को सीक्वेंस में लिख दो। मतलब पहला -1 होगा, फिर 0, फिर 3 और फिर 6। अब इन सारे सेक्शंस में ये -∞ टू इन्फिनिटी है। अब इन सारे सेक्शन में इसका साइन चेक करना है। तो देखो -1 के लेफ्ट में, मतलब -1 के लेफ्ट में -∞ तक कोई भी नंबर ले लो, तो -2 ले लेते हैं। तो -2 लेंगे, ये निगेटिव रहेगा, फिर ये भी निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, वो चेक कर सकते हो, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव एंड निगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, तो 3 निगेटिव टर्म है, मतलब ये निगेटिव रहेगा। फिर उसी तरह -1 और 0 के बीच में -1/2 ले लो, तो -1/2 ये क्या रहेगा निगेटिव, फिर ये क्या रहेगा निगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये होगा पॉजिटिव। मतलब 2 निगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो कंप्लीट पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से तुम सारे सेक्शंस में कोई भी एक नंबर लेकर के हाँ तुम साइन चेक कर सकते हो। तो ये जब मिल जाए तो वेवी कर्व मेथड में चाहो तो 100 भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसा ही नाम है इसलिए हम 100 कर दे रहे हैं, वेवी कर्व मेथड थोड़ा नाम है वैसा लगे ना। तो इस तरह ऐसा मिला। तो अब ये सोचो कि ये देख करके क्या आंसर लिख देंगे, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो यहां से जो सॉल्यूशन पहले मिलता है वो देखो, यहां से सॉल्यूशन क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव किस सेक्शन में है, -1 to 0। तो -1 to 0 सोचो, -1 क्या सॉल्यूशन का पार्ट हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि -1 कहां है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइन होगा, तो -1 कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। अब जहां तक रहा 0 की बात, तो 0 तो ऊपर में है यहाँ और यहाँ पे इक्वल लगा है, तो 0 सॉल्यूशन का पार्ट हो सकता है, मतलब यहाँ 0 को क्लोज करना होगा। फिर यहाँ आता है 3 to 6, तो अब यूनियन करेंगे और 3 to 6 लिखेंगे। तो 3 तो ऊपर में है और ऊपर में 0 हो चलेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा है, तो हम क्या लिखेंगे 3 to 6। अब ये 6 इंक्लूड होगा कि नहीं, अगेन वो ऊपर में है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, ये फाइनल नहीं है। अब आते हैं जो प्रॉपर में इवन को हटाए थे, तो इवन यहाँ पे क्या था +5। इवन को हटाते क्यों, उसका भी रीजन समझो, क्योंकि अगर बेस में कुछ भी हो, निगेटिव ही हो पॉजिटिव, पावर अगर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, और वो कोई भी पॉजिटिव टर्म इन इक्वेशंस को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। इस कारण से हम एग्जैक्टली इवन को हटा देते हैं। तो अब ये x + 5 के पावर में जो इवन था, तो ये किस वैल्यू के लिए 0 होता, -5 के लिए, तो -5 को सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, यहां पे -5 लगा देते हैं सॉल्यूशन में। फिर उसके अलावा इवन वाला कौन सा था, यहां पे 2 था, तो इट मींस x = 2 भी सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे, इट मींस यहां पे 2 भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा। उसके अलावा कौन सा था 4, 2 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अगर यही ऊपर में होता तो होता पार्ट, डिनोमिनेटर में है तो 2 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा पावर में इवन होने के बावजूद। और अगेन यहां पे डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 सॉल्यूशन का पार्ट अगेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 अगर x 4 हो जाता तो डिनोमिनेटर 0 होता, और डिनोमिनेटर 0 मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा x = 4 के लिए, तो 4 भी इंक्लूड नहीं होगा, केवल 5 इंक्लूड होगा। तो इस तरह से हमको जो मिला, अब इस केस में देखो 4 इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन 3 to 6 के बीच में 4 तो आ जा रहा है, तो इसमें हम माइनस कर लेंगे एक्सेप्ट 4। तो अब -5 यूनियन -1 to 0 यूनियन 3 to 4, ये इसको कंबाइन करके देखो, ये जो कंप्लीट है वो कंप्लीट तुमको इसके आइडेंटिकल दिख रहा होगा। इसका क्या मीनिंग है, 3 to 4
4 यहां भी इंक्लूड नहीं है और फिर 4 to 6, मतलब 4 को छोड़ करके 3 और 6 के बीच में सारे रियल नंबर, तो एग्जैक्टली यही है। तो इस तरह से ये जो हमको सॉल्यूशन मिला वो कहीं ना कहीं इसको डिनोट करता है। तो इस तरह से तुम इन इक्वेशंस को वे भी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ये समझो, मेन अगेन हम एक बार रिपीट कर दें, अगर इस तरह का कोई इन इक्वेशंस मिले तो करना क्या है, सिंप्लीफाई करके जिस भी टर्म के पावर में इवन में है, पावर इवन है, उसको हटाना है। जिस भी टर्म के पावर में ऑड है उसके पावर को 1 कर देना है और वहां से एक सिंपल इन इक्वेशन बनाना है। वहां से सॉल्व करके पहले उसका सॉल्यूशन पता करना है। अब जब उसका सॉल्यूशन मिल जाए तब दिए गए इन इक्वेशंस में जो पहले से गिवन था उसमें जिसके पावर में इवन था, अगर वो पावर इवन वाला टर्म न्यूमरेटर में है और अगेन वो 0, इट मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों है, तो जो भी पावर में इवन लगा हुआ था, जिसके भी पावर में इवन था, वो टर्म मतलब उसका बेस जिस भी x के लिए 0 होता है उसको भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन नीचे वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जैसे यहां पे क्या देखे कि पूरा सॉल्यूशन हमको मिल गया था यहां तक -5 यूनियन -1 to 0 यूनियन 3 to 6, लेकिन ऊपर वाला -5 पे ये टर्म 0 हो जाता तो -5 को सॉल्यूशन में इंक्लूड किए, लेकिन बाकी जो पावर इवन वाला था वो डिनोमिनेटर में था, तो ना तो 4 को इंक्लूड करेंगे सॉल्यूशन में, ना तो 2 को। तो 2 तो ऐसे भी इसका पार्ट नहीं था, लेकिन इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे 4 इस सॉल्यूशन का पार्ट हो गया था। लेकिन जब हम इसको देखें तो पता चला कि 4 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से 4 को हटा लिए और यहां से फाइनल सॉल्यूशन मिल गया। तो वे भी कर्व मेथड पता चला कि इन इक्वेशंस को शॉर्ट में प्रूफ करने का एक टेक्निक है। तो सब लोग इस पे बेस्ड जी मेंस के एडवांस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड तो खैर 11th में ही नहीं, बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं होता और 11th में भी इतना ज़्यादा इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा।